हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम और इसी लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि किस तरीके से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं ओवरी पे एक्ट करके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को हमारी बॉडी में मेंटेन करने का काम करते हैं एक फीमेल बॉडी में। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है ये एक मेल बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं और इसी तरीके से एक फीमेल बॉडी में भी मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है। कैसे होता है? हमने पूरा सिंथेटिक पाथवे देखा था कि जब भी कोलेस्ट्रॉल से सेक्स हार्मोन की सिंथेसिस होती है तो देखो कोलेस्ट्रॉल से प्रोजेस्टेरॉन बना था, प्रोजेस्टेरॉन से आपका टेस्टोस्टेरोन बना था और टेस्टोस्टेरोन से आपका एस्ट्रोजन बना था। यानी कि ये तीनों ही क्या है आपके एक सीक्वेंस में रिएक्शन शो करते हैं। तो अगर किसी भी मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन बन रहा है तो इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन उसकी बॉडी में होगा ना, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन से ही टेस्टोस्टेरोन बनना है। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर अगर किसी फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन है तो उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन से ही एस्ट्रोजन की आइसोफॉर्म्स तैयार होती हैं, जो कि 3 आइसोफॉर्म्स हमने डिस्कस की थी, जिसमें से सबसे पोटेंट आपकी आइसोफॉर्म क्या है? एस्ट्राडायोल, यानी कि सबसे एक्टिव आइसोफॉर्म भी आपकी क्या है? एस्ट्राडायोल है। ठीक है, तो ये तो हम डिस्कस कर चुके थे कि किस तरीके से FSH-LH जो कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं हाइपोथैलेमस के मैसेज को रिसीव करने के बाद, वो किस तरीके से ओवरी पे एक्ट करके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करा रहे हैं। एस्ट्रोजन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, जो आपकी ग्रैन्युलोसम सेल होती है ग्राफियन फॉलिकल की, वहां से रिलीज होता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए बेटा, फिर आप इस लेक्चर पे आइएगा, क्योंकि वो जो हम सारा डिस्कस कर चुके हैं वो अभी हमारे काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ड्रग्स देखेंगे हम कैसे कैसे वर्क करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई एस्ट्रोजन हो चाहे प्रोजेस्टेरॉन हो, ठीक है, इसके क्या इफेक्ट बॉडी में आएंगे ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को हम किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि एस्ट्रोजन के एंटागनिस्ट को कहाँ पे यूज करेंगे और प्रोजेस्टेरॉन के एंटागनिस्ट को कहाँ पे यूज करेंगे विद देयर एग्जाम्पल। कौन कौन से एंटागनिस्ट हमारे पास अवेलेबल है तो वो हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एस्ट्रोजन की। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन के क्या क्या इफेक्ट थे सबको पता है। क्या करता है एस्ट्रोजन? ब्रेस्ट में जो हमारी लैक्टिफेरस डक्ट है उनका प्रोलिफरेशन करता है। यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम है, सबसे इनरमोस्ट लेयर है, उसका प्रोलिफरेशन करता है। ठीक है, अब और भी बहुत सारे फैक्ट आपने देखे थे कि बोन रिजॉर्प्शन को आपका रिड्यूस करता है, यानी कि बोन मिनरलाइजेशन को बढ़ाएगा। बोन से जो आपका बोन में जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी क्लास्टिक एक्टिविटी हो रही है, यानी कि जो आपका बोन से लगातार कैल्शियम रिलीज होकर प्लाज्मा में आ रहा है, उसे रोकेगा ताकि बोन आपकी स्ट्रांग रहे, कैल्शियम बोन के अंदर ही रहे, है ना। इसके अलावा भी और इफेक्ट देखे थे कि ब्लड क्लॉटिंग में क्या इसका इफेक्ट आता है, क्लॉटिंग को इंप्रूव करता है, थ्रोम्बोसिस करता है बेसिकली। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि क्लिनिकली, ठीक है, एस्ट्रोजन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो एस्ट्रोजन है कभी भी हम क्या करते हैं, इसको ओरली नहीं लेते हैं। ओरली न लेने का रीजन क्या है? क्योंकि ओरली आप एस्ट्रोजन लोगे तो ये आपके लीवर में जाएगा, ठीक है, बाय पोर्टल वेन, और वहां पे इसका बहुत ज्यादा आपका क्या हो जाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो फाइनली जो आपका टारगेट ऑर्गन है वहां तक इसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी डिजायर्ड अमाउंट होता है वो पहुंचती ही नहीं है। ठीक है, तो ड्यू टू हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आप इसे ओरल रूट से नहीं लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसके डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो इसका जो डेरिवेटिव सबसे ज्यादा यूज होता है, जो इसकी सिंथेटिक फॉर्म है, वो क्या है? इथिनाइल एस्ट्राडायोल। ठीक है, तो इथिनाइल एस्ट्राडायोल क्या है? इसकी आपकी आइसोफॉर्म है, ध्यान में रखिएगा, आइसोफॉर्म नहीं सिंथेटिक फॉर्म है। ठीक है, सिंथेटिक फॉर्म जो हम यूज करते हैं फॉर द डिजीज मैनेजमेंट। अब बात ये आती है कि भाई एस्ट्रोजन को आप कौन सी बीमारियों में यूज करेंगे। तो सबसे पहला इसका यूज है, जो सबसे कॉमनली इसको यूज किया जाता है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। अभी मैंने आपको बोला था कि भाई
एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, ये बोन रिजॉर्प्शन को कम करता है, तो बोन से कैल्शियम के रिलीज को कम करता है ताकि बोन आपकी स्ट्रांग बनी रहे। यही कारण है कि जो प्री मीनोपॉज यानी कि मीनोपॉज से पहले की जो आपकी एज होती है किसी भी फीमेल की, तो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत कम होती है। लेकिन मीनोपॉज के बाद क्योंकि एकदम से एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप करता है, तो क्या होता है, आपका बोन से कैल्शियम रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, बोन से रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर आप देखेंगे कि आफ्टर मीनोपॉज मैक्सिमम जो आपकी फीमेल है उनको क्या होता है, आपका बोन रिलेटेड प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली। ठीक है, तो अगर किसी भी वुमेन को ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एस्ट्रोजन उसे दे सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन बोन मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक हो गया, तो सबसे पहली बात। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि और किस चीज में यूज कर सकते हैं आप इसे, देखो पोस्ट मीनोपॉजल इसको बोलते हैं, पोस्ट मीनोपॉजल वैसोमोटार प्रॉब्लम भी आप बोल सकते हो, या सिम्टम्स लिख देती हूं मैं सीधे। ठीक है, पोस्ट मीनोपॉजल वैसोमोटार सिम्टम्स, यानी कि इन द मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट मीनोपॉजल वैसोमोटार सिम्टम्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये बेसिकली, देखो एस्ट्रोजन को, देखो जब तक बॉडी में इनफ अमाउंट में एस्ट्रोजन बन रहा है हमें बाहर से देने की जरूरत नहीं है। जब कम हो रहा है तभी तो आप एस्ट्रोजन दोगे, है ना। जैसे मीनोपॉज के बाद सबको पता है एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप करता है, इसीलिए आपको जो फीमेल है उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लाइक फर्स्ट वन ऑस्टियोपोरोसिस, तो उसके ट्रीटमेंट में आपने दे दिया। सेकेंड, जो मीनोपॉज के बाद क्या होते हैं, वैसोमोटार सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता था जब मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, जो फर्स्ट पार्ट था, कि जो ऑस्ट्रोजन होता है वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक है, वेसल्स की क्या करता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रक्टेड रखता है। लेकिन अब क्या हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप करेगा तो क्या होगा, वेसल्स आपकी डायलेट हो जाएंगी ना, तो उसके डायलेशन की वजह से हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वो क्या सिम्टम्स हैं आपके, जैसे पाल्पिटेशन, ठीक है, नाइट टाइम में, रात के टाइम पे एकदम से स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो सिम्टम्स हैं इनको मैनेज करने के लिए भी एस्ट्रोजन दिया जाता है। तो यानी कि ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका पोस्ट मेनोपॉजल जो वैसोमोटार सिम्टम्स हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए भी हम एस्ट्रोजन देते हैं। तो ओवरऑल वी कैन से दैट कि आपका एस्ट्रोजन जो है वो आपका हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरह यूज किया जा सकता है, क्योंकि मीनोपॉज के बाद एकदम से आपका क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप हो रहा है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए आप बाहर से एस्ट्रोजन देते हो, ताकि फीमेल में ये जो ऑस्टियोपोरोसिस और पोस्ट मीनोपॉजल जो सिम्टम्स आ रहे हैं, वैसोमोटार सिम्टम्स, वो ना आए। ठीक हो गया, तो ये है एस्ट्रोजन का यूज। क्लियर हो गया, ठीक। अब बात करते हैं कि भाई ये तो था कि कब आप दे रहे हो, ठीक है। अब बात करेंगे कि भाई हमें एस्ट्रोजन नहीं चाहिए सपोज, ठीक है, एस्ट्रोजन के ज्यादा होने की वजह से क्या दिक्कत आ सकती है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। कम होने की वजह से जो दिक्कत आई वो हमने डिस्कस की, तो हमें बाहर से देना पड़ा एस्ट्रोजन, सिंथेटिक फॉर्म हमने दी। लेकिन अगर एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या दिक्कत आ सकती है, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेन जो दो प्रॉब्लम है एस्ट्रोजन के ज्यादा होने की वजह से, वो क्या हो सकती है। देखो एस्ट्रोजन जो मेन दिक्कत दे रहा है ना, वो क्या दे रहा है, जैसे अगर नॉर्मल केस में मैं देखूं तो क्या है, यूट्रस में जो प्रोलिफरेशन हो रहा है वो सही है, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी आपकी 28 डेज साइकिल होती है, उसके स्टार्टिंग जो पीरियड में आपका जो यूट्रस प्रोलिफरेट हो रहा है, यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन हो रहा है वो आपका क्या है, सही है। लेकिन अगर एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो वो जो प्रोलिफरेशन इतना ज्यादा होने लगता है ना, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, उसकी वजह से क्या हो सकता है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है। जब बहुत ज्यादा सेल्स प्रोलिफरेट होती हैं तो वही तो कैंसर है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा तो यूट्रस में प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा होगा। इवन आपकी ब्रेस्ट जो सेल्स हैं, लैक्टिफेरस डक्ट में प्रेजेंट जो सेल्स हैं, उनमें भी प्रोलिफरेशन होता है। ये भी हमने पहले वाले लेक्चर में देखा हुआ है पार्ट में। तो ये दोनों ही चीजें किस ओर इशारा कर रही हैं कि जो एस्ट्रोजन है अगर उसका लेवल ज्यादा होगा तो उसकी वजह से
एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है, यानी कि यूट्रस कैंसर हो सकता है, और साथ ही साथ ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसे किसी केस में जब सामने आपको पता है, अगर कोई सामने कोई फीमेल है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर हुआ है, तो क्या आप चाहेंगे कि उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा बना रहे? क्योंकि एस्ट्रोजन तो क्या करेगा, इस प्रोसेस को और भी ज्यादा बढ़ा देगा, है ना, क्योंकि एस्ट्रोजन का काम है वो एंडोमेट्रियम में भी प्रोलिफरेशन करता है और ब्रेस्ट सेल में भी प्रोलिफरेशन करता है। तो इन दैट केस हमें क्या चाहिए कि भाई एस्ट्रोजन का इफेक्ट हमें रोकना है। अब कैसे कैसे हम रोक सकते हैं, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो चलिए, तो सबसे पहले कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपकी क्या करती है, एस्ट्रोजन के लेवल को कम करने में हमारी हेल्प करती है। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। हमने एक सिंथेसिस में आई है, मैंने जब सिंथेसिस आपको बताई थी तो मैंने आपसे क्या बोला था कि जो एंडोस्टेरोडायोन जो कि कोलेस्ट्रॉल से बन रहा है, एंडोस्टेरोडायोन जो कि क्या है, एक वीक एंड्रोजन है जो कि बाद में टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों के दोनों, एंडोस्टेरोडायोन और टेस्टोस्टेरोन, दोनों ही एरोमेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में एस्ट्रोजन बना रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्राडायोल बन रहा है, एंडोस्टेरोडायोन से एस्ट्रोन बन रहा है, जो कि दोनों ही इंटरकन्वर्टिबल है, और एस्ट्रोन फिर एस्ट्रायोल भी दे देता है, यानी कि तीनों आइसोफॉर्म्स आपकी एरोमेटेज एंजाइम की वजह से बन रही है। अगर ये एंजाइम ना हो तो जो ये टेस्टोस्टेरोन या एंडोस्टेरोडायोन है ये एस्ट्रोजन में कभी कन्वर्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये काम कर सकते हो। तो फर्स्ट जो आपकी ड्रग बनेगी, ठीक है, जो एस्ट्रोजन के इफेक्ट को ब्लॉक करने की बात आ रही है बेटा, फर्स्ट जो ड्रग बनेगी हमारी वो क्या होगी, एरोमेटेज इनहिबिटर। एरोमेटेज इनहिबिटर ये वो ड्रग है जो क्या करेंगी, एरोमेटेज जो एंजाइम है इसको इनहिबिट कर देंगी, एरोमेटेज इनहिबिटर। तो कौन सी आती है इस कैटेगरी में ड्रग? ड्रग का नाम है एनेस्टाजोल या लेट्रोजोल। ठीक है, ये हमारी ड्रग है एनेस्टाजोल और लेट्रोजोल, जो यूज होती है किसके लिए, आपकी बेसिकली एरोमेटेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी, तो एस्ट्रोजन का लेवल कम किया जा सकता है। तो फर्स्ट आपकी ड्रग आपको समझ में आ गई होगी, फर्स्ट कैटेगरी एस्ट्रोजन के इफेक्ट को ब्लॉक करने के लिए क्या है, एरोमेटेज इनहिबिटर्स। ओके, चलिए सेकंड में आते हैं। सपोज कि आपने एस्ट्रोजन को बनने से रोक कैसे सकते हो, वो तो आप सीख गए, एरोमेटेज को इनहिबिट करके ये एंजाइम रोक दो तो आपका टेस्टोस्टेरोन या एंडोस्टेरोडायोन से एस्ट्रोजन बनेगा ही नहीं। दूसरा क्या है, सपोज आपके ये फॉर्म बन गई, ठीक है, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रॉन, एस्ट्रायोल बन गए। अब आप क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली जब एस्ट्रोजन बना है इसका इफेक्ट कब आएगा, जो इसका इफेक्ट है कि ये यूट्रस में प्रोलिफरेशन कर रहा है, ब्रेस्ट सेल प्रोलिफरेशन कर रहा है, बोन रिजॉर्प्शन को कम कर रहा है, क्लॉटिंग की प्रोसेस को इंप्रूव कर रहा है, ये सारे इफेक्ट हमने देखे थे, मेमोरी को इंप्रूव कर रहा है। तो ये इफेक्ट कब आएंगे, जब ये अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बोला था कि ये कौन से रिसेप्टर्स होते हैं इसके, ये हमारा सेल है, ठीक है, मैंने बताया था सेल के अंदर क्या है आपका, न्यूक्लियस है। तो जो ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर होते हैं ये दोनों ही तरीके हो सकते हैं, या तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। तो ये इस तरीके से होते हैं ये रिसेप्टर, ये आपके क्या है, रिसेप्टर्स हैं। देखो इंडिविजुअल मोनोमर है, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल दूर है। ये रिसेप्टर हैं किसके, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर हैं। तो एस्ट्रोजन बन गया, चलो कोई बात नहीं, ये अब क्या कर रहा है आपका, इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ कहाँ आया, साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म को क्रॉस करता हुआ कहाँ गया, न्यूक्लियस में गया। यहाँ इसे अपने रिसेप्टर्स मोनोमर दिखे और दोनों देखो दो में मोनोमर बना रखे हैं मैंने अलग अलग, दोनों से बाइंड हो गया। अब जैसे ही इन दोनों से रिसेप्टर्स से ये एस्ट्रोजन बाइंड हुआ तो ये रिसेप्टर्स में क्या हो गया आपका, डाइमराइजेशन हो गया, दो रिसेप्टर आपस में डाइमर फॉर्म कर दिया दोनों ने। यही होता है ना, पढ़ा है ना, जब तक इससे लिगेंड बाइंड नहीं होता तो यहाँ पे को रिप्रेसर रहता है। ठीक है, को रिप्रेसर दो रिसेप्टर को आपस में आने ही नहीं देता नजदीक, ठीक, लेकिन जैसे ही लिगेंड बाइंडिंग होती है यहाँ से जो है को रिप्रेसर हट जाता है, उसकी जगह कौन आ जाता है, को एक्टिवेटर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका, ये दो जो रिसेप्टर अलग अलग थे इन्होंने डाइमर फॉर्म कर लिया, और ये डाइमर फॉर्म करने के बाद क्या होता है, सिंपल, ये कहाँ जाएगा अब रिसेप्टर, फटाफट से हमारे डीएनए के एक सीक्वेंस में जाएगा और डीएनए के एक सीक्वेंस में जाके वहां बैठ जाएगा। ठीक है,
तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या होगा, एक स्पेसिफिक जीन होगी ऑब्वियसली। तो जो ये रिसेप्टर का डाइमर जिस भी सीक्वेंस के ऊपर यानी कि जिस जीन के ऊपर आके बैठा होगा वही जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा और फाइनली उसी जीन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए राइबोसोम में जाएगा और क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। अब ये प्रोटीन कैसी होगी बेटा, ये प्रोटीन वो होगी जो क्या होगी, एस्ट्रोजन के फंक्शन को परफॉर्म करती होगी। जितने भी एस्ट्रोजन के फंक्शन है वो कौन प्रोटीन परफॉर्म करेगी, ये। और प्रोटीन बनाई किसने, ऑब्वियसली डीएनए ने बनाई, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए राइबोसोम में गया और प्रोटीन बनी। लेकिन जो ये डीएनए के कौन से सीक्वेंस ने बनाई, जिस सीक्वेंस के ऊपर आके ये रिसेप्टर बैठे और ये सिलेक्टिव होते हैं, अगर एस्ट्रोजन इनसे बाइंड हुआ है, ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर हैं, तो उसी जीन सीक्वेंस में आके बैठेंगे जो जीन सीक्वेंस एस्ट्रोजन की प्रोटीन को बनाता होगा। समझ में आया? तो ये था प्रोसेस, ठीक। अगर ये डिटेल में आपने देखना है तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी। ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है जीन ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटिंग रिसेप्टर किस तरीके से वर्क करते हैं, हालांकि यहाँ पे भी मैंने बता दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, चलो हमने बनने से रोका एरोमेटेज इनहिबिटर देके, अब बनने से नहीं रोका, अब हम देख रहे हैं कि अब इसके इफेक्ट को आप कैसे रोकें। बन गए सपोज, अब क्या कर दो, आप इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दो ना। अगर ये रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दोगे आप तो क्या होगा, एस्ट्रोजन होते हुए भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, प्रोटीन बनेगी ही नहीं। जब आपका ये जो एस्ट्रोजन है अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा ही नहीं तो इफेक्ट कहां से प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए सेकेंड चॉइस ऑफ ड्रग जो हमारे पास रहती है वो है एंटी एस्ट्रोजन। एंटी एस्ट्रोजन बेसिकली वो ड्रग होंगी जो क्या करेगी, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर से बाइंड होगी और क्या कर देगी, एस्ट्रोजन को खुद बाइंड नहीं होने देगी और इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होने देगी। तो इसमें जो हमारे पास ड्रग अवेलेबल है वो है क्लोमिफेन। ये प्योर एंटागनिस्ट है, ध्यान रखिएगा। क्लोमिफेन जो है आपकी वो ड्रग है जो क्या करती है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है कंप्लीटली, हर जगह पे ब्लॉक करेगी। ये ऐसा नहीं है कि एक कहीं बोन पे ब्लॉक कर रही है। अभी आप देखोगे आगे आने वाली ड्रग जो है वो स्पेसिफिक है, वो कुछ जगह पे तो रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, कुछ जगह पे ब्लॉक नहीं करती है, ठीक है। ये भी देखो कितना बड़ा एडवांटेज है। अभी मैं बताती हूँ आपको, डिस्कस करेंगे सारी बातें वन बाय वन। तो क्या हुआ, देखो एंटी एस्ट्रोजन जो क्लोमिफेन है इसने क्या किया, सारी बॉडी में जहां भी एस्ट्रोजन के रिसेप्टर है सबको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। चलो ठीक है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी देखो, ठीक है। यूट्रस में रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो यूट्रस प्रोलिफरेशन नहीं होगा, तो ठीक है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का पेशेंट है तो वहां हेल्प मिल जाएगी। ब्रेस्ट में प्रोलिफरेशन नहीं होगा तो चलो ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट में भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, वहां पे भी ठीक है। अब आप ये सोचो ना कि एस्ट्रोजन के जो पॉजिटिव इफेक्ट थे, जो एस्ट्रोजन के पॉजिटिव इफेक्ट थे, जैसे बोन रिजॉर्प्शन को कम करता था, अब क्या होगा, बोन रिजॉर्प्शन पे भी कोई कंट्रोल एस्ट्रोजन का रहा नहीं, तो फटाफट से बोन से कैल्शियम रिलीज होता रहेगा तो बोन वीक हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम ही तो है। आपको पता था कि एस्ट्रोजन जब पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता था तो वहां से वो क्या करता था, जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच, इन सब के रिलीज को, ये जो जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो एफएसएच, एलएच रिलीज हो रहा है, इन सब के लेवल को कम करने का काम करता था। कंट्रोल इसी तरीके से चलता था, है ना। एस्ट्रोजन ही था जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इन हार्मोन्स के रिलीज को कम करता था। अब क्योंकि क्लोमिफेन लेने के बाद जो पिट्यूटरी में जो एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स थे वो भी ब्लॉक हो गए हैं, तो अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये एफएसएच, एलएच के रिलीज को कम कर ही नहीं पाएगी। लगातार एफएसएच, एलएच का रिलीज हो रहा है, ठीक है। और एफएसएच, एलएच का रिलीज हो रहा है तो वो भी आपका क्या है, वो भी आपकी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। उसका लेवल ज्यादा होना भी सही नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली एफएसएच फिर एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देगा, एलएच फिर से प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ा देगा। आपने एस्ट्रोजन के रिसेप्टर क्यों दिया था एंटी एस्ट्रोजन, ताकि एस्ट्रोजन का इफेक्ट ब्लॉक हो जाए। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी में अगर एस्ट्रोजन का इफेक्ट ब्लॉक हो जाएगा तो एफएसएच, एलएच इन सब के सिक्रीशन पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और अल्टीमेटली फिर से एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे चला जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को, ठीक। तो इसका मतलब एस्ट्रोजन के सारे रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देना
ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए क्लोमिफेन इतनी ज्यादा पॉपुलर ड्रग नहीं है। हालांकि ये फर्स्ट आपका क्या है, ये प्योर एंटागनिस्ट है ये, क्योंकि सारे रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। और इसके साथ देखा गया था कि इससे मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एलएच के रिलीज पे कोई कंट्रोल रहता नहीं है। तो एलएच क्या हो रहा है, रिलीज होते रह रहा है, तो ओवुलेशन, क्योंकि मेन आपको अगर ध्यान हो कि क्या होता है, एक बार अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, जो कि एलएच के रिलीज को कम रखता है, पढ़ा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एलएच के रिलीज पे कोई कंट्रोल तो हो नहीं रहा है, एलएच रिलीज हो रहा है, तो आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो पीरियड है वो स्टार्टिंग फेज में, वहां पे भी ओवुलेशन क्या होगा आपका मल्टीपल टाइम हो सकता है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ पे इसके साथ ज्यादा देखने को मिलते हैं क्लोमिफेन के साथ। तो ये आपका क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आया होगा कि प्योर एंटागनिस्ट देने के क्या डिसएडवांटेज है। अब क्या हुआ, इसी बात को देखते हुए कि एंटी एस्ट्रोजन क्लोमिफेन की वजह से सारे रिसेप्टर ब्लॉक हो रहे हैं, इसकी वजह से जो रेस्पॉन्स हमें ब्लॉक नहीं कराने हैं वो भी रेस्पॉन्स खत्म हो रहे हैं। तो इसके लिए बनाए गए आपके रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। तो देखिए नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, SERM, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। क्या है इसकी फुल फॉर्म, SERM की, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, यानी कि ये वो ड्रग होंगी जो कि सिलेक्टिवली काम करेंगी, ठीक है। सारी जगह पे ये एंटागनिस्टिक इफेक्ट नहीं दिखाने वाली हैं, कहीं पे तो ये एगोनिज्म शो करेंगी, कहीं पे एंटागनिज्म शो करेंगी। तो ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन हमें मिल गया ना, जो अच्छा रिस्पॉन्स, जो चीज हमें ब्लॉक करानी है उसे हम ब्लॉक करा लें, और जो चीज हमें चाहिए कि भाई ये इफेक्ट आने चाहिए एस्ट्रोजन के, वो इफेक्ट आते रहेंगे, है ना। तो देखो क्या होता है, इस कैटेगरी में जो ड्रग आती है वन बाय वन हम उन्हें देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखो, फर्स्ट ड्रग है मेरे पास टेमोक्सिफेन, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है बेटा, ध्यान रखिएगा। दूसरी है रेलॉक्सिफेन, मैं केवल इनके एंटागनिस्टिक इफेक्ट बताऊंगी, बाकी हर जगह ये एगोनिज्म शो करती है मेनली। और लास्ट है ऑर्मिलॉक्सिफेन। चलिए देखो, जो टेमोक्सिफेन है, फर्स्ट जो ड्रग आपको दिख रही है, ये केवल टेमोक्सिफेन जो है केवल जो ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट और ब्लड वेसल्स, दो लोकेशन ऐसी हैं वहीं पे ये क्या करती है, एंटागनिस्टिक इफेक्ट दिखाती है, बाकी हर जगह ये एगोनिस्टिक इफेक्ट दिखाती है। यानी कि ये केवल एस्ट्रोजन के रेस्पॉन्स को ब्रेस्ट और ब्लड वेसल पे ब्लॉक करेगी। यानी कि ब्रेस्ट पे ब्लॉक करेगी, इसका मतलब ब्रेस्ट में आपका लैक्टिफरस डक्ट में प्रोलिफरेशन नहीं होगा। यानी कि आप टेमोक्सिफेन को ब्रेस्ट कैंसर में यूज कर सकते हैं। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो आप टेमोक्सिफेन आपकी फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है। क्यों? क्योंकि ये स्पेशली ब्रेस्ट में जो ब्रेस्ट सेल्स के जो प्लोरिफरेशन को रोक रही है, ठीक है। साथ ही साथ ब्लड वेसल्स में भी एंटागनिस्टिक इफेक्ट दिखाती है। तो ब्लड वेसल्स में भी क्या होगा, एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता था, बीपी बढ़ता था, तो बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो लोकेशन ऐसी है जहां पे एंटागनिस्टिक इफेक्ट है, बाकी हर जगह ये एस्ट्रोजन के इफेक्ट को आने देगी। यानी कि एस्ट्रोजन के इफेक्ट के लिए एगोनिज्म की तरह वहां पे रिसेप्टर से बाइंड होके क्या करने वाली है, एगोनिज्म शो करने वाली है। जैसे कि बोन्स में जाएगी तो बोन्स में मिनरलाइजेशन करेगी, रिजॉर्प्शन नहीं होने देगी, सेम एज एस्ट्रोजन, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगी तो FSH LH के रिलीज को कम करेगी, जैसे एस्ट्रोजन किया करता था। समझ में आ रहा है इसका क्या फायदा होगा, स्पेसिफिक एक्शन है। नेक्स्ट आ जाइए रेलॉक्सिफेन। रेलॉक्सिफेन की खासियत ये है कि ये जो है आपका ब्रेस्ट में और यूट्रस में, ये दो लोकेशन ऐसी हैं, दोनों में ही ये एंटागनिस्टिक इफेक्ट दिखाती है, बाकी जगह एगोनिस्टिक इफेक्ट दिखाएगी, लिपिड प्रोफाइल हो चाहे कुछ हो। तो क्या होगा, रेलॉक्सिफेन का क्या फायदा है, इसे आप ब्रेस्ट कैंसर में तो यूज करोगे ही, कर सकते हो, क्योंकि ब्रेस्ट में ये आपका एंटागनिज्म दिखा रहा है सेम एज टेमोक्सिफेन, लेकिन साथ ही साथ ये यूट्रस में भी एंटागनिस्टिक इफेक्ट दिखा रहा है। इसका मतलब इस ड्रग को आप एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, यानी कि यूट्रस में अगर एंडोमेट्रियम कैंसर हो रहा है तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है रेलॉक्सिफेन का यूज, ठीक है। लास्ट आ जाते हैं ऑर्मिलॉक्सिफेन। ऑर्मिलॉक्सिफेन जो है आपकी, ये क्या करती है, ये भी सेम ब्रेस्ट एंड यूट्रस,
ठीक है। ब्रेस्ट और यूट्रस दोनों में ही ये क्या करेगी, एंटागनिस्टिक इफेक्ट दिखाएगी, यानी कि यूट्रस में जो सेल प्रोलिफरेशन हो रहा है, ब्रेस्ट में जो प्रोलिफरेशन हो रहा है, दोनों को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। तो आप कह सकते हैं कि जो SERM में जो टैमोक्सिफेन है ये केवल आप ब्रेस्ट कैंसर में यूज कर सकते हो, क्योंकि ये ब्रेस्ट में ही एंटागनिस्टिक इफेक्ट दिखा रही है। रेलॉक्सिफेन और ऑर्मिलॉक्सिफेन क्योंकि ब्रेस्ट और यूट्रस दोनों में एंटागनिज्म शो कर रही है, और बाकी जो है इफेक्ट वो एस्ट्रोजन के आएंगे, तो बॉडी में दिक्कत नहीं आने वाली जो इसकी वजह से हो रहा था, एंटी एस्ट्रोजन की वजह से। समझ में आ रहा है? तो ये है आपका सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, क्योंकि सिलेक्टिव एक्शन है। समझ में आया? ठीक हो गया। नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारी बनती है, जो कि हमारी कौन सी कैटेगरी रहेगी, फोर्थ, ठीक है, वो है SE सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर, SERD। लेट मी चेक, कवर हो रहा है? यस, कवर हो रहा है, ठीक है। SERD क्या है आपकी, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर। ये वो ड्रग होंगी जो क्या करेंगी, आपकी रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट कर देती हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। इसमें कौन सी आती है ये हम देख लेते हैं। इस कैटेगरी में जो मेरे पास ड्रग है वो है आपकी फुलविस्ट्रेंट। फुलविस्ट्रेंट आपकी ड्रग है जो क्या करती है, हमारी एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर है, सिलेक्टिव ही है। ये ज्यादा आपका ब्रेस्ट कैंसर में ही यूज होती है, क्योंकि ब्रेस्ट में इसका इफेक्ट मेनली आपको देखने को मिलेगा। तो इसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें तो ये तो क्या थे कि आपके एंटागनिस्ट थे। एंटागनिस्ट कैसे काम करते हैं सबको पता है, रिसेप्टर्स के पास जाते हैं, खुद रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं, एगोनिस्ट को बाइंड नहीं होने देते और इफेक्ट आता नहीं है, यही है एंटागनिस्ट। तो सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर तो एंटागनिस्ट है नेचर में, लेकिन जो ये आपका एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर है, ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है, सीधे सीधे फुलविस्ट्रेंट जाएगा, रिसेप्टर से बाइंड होगा, और ये रिसेप्टर्स को का जो डाइमर बन रहा है ना, उसे इनहिबिट कर देगा, डाइमर नहीं बनने देगा। अभी तक क्या हो रहा था, मॉलिक्यूल आ रहा था, एस्ट्रोजन का मॉलिक्यूल, जैसे ही बाइंड हो रहा था अपनी बाइंडिंग साइड से, तो दो रिसेप्टर आपस में डाइमर बना रहे थे। लेकिन फुलविस्ट्रेंट क्या करेगा, एंटागनिज्म की खासियत क्या होती है बेटा, एंटागनिस्ट क्या होते हैं, खाली रिसेप्टर पे आके बैठ जाते हैं, खुद वो कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन जो सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर है, वो क्या करेगा, फुलविस्ट्रेंट क्या करेगा, रिसेप्टर से बाइंड होगा और रिसेप्टर्स का डाइमर नहीं बनने देगा। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे फुलविस्ट्रेंट का मैकेनिज्म क्या है, इट इनहिबिट ER एंड एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाइमराइजेशन। और आप जानते हो अगर डाइमर फॉर्म होगा ही नहीं तो कभी भी ये जीन में जाके, DNA में जाके बैठेगा नहीं रिसेप्टर, और प्रोटीन बनेगी ही नहीं। तो ये है आपका इफेक्ट SERD का। और ध्यान में रखिएगा कि जो ये फुलविस्ट्रेंट है, ये हमारी सेकेंड चॉइस ड्रग है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। फर्स्ट चॉइस कौन सी थी, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो फर्स्ट चॉइस कौन सी है, टैमोक्सिफेन, क्योंकि ये क्या कर रही है, केवल ब्रेस्ट में, ब्लड वेसल्स में हालांकि इफेक्ट आ रहा है, बट स्पेसिफिकली ब्रेस्ट पे काम कर रही है, ब्रेस्ट पे एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। फुलविस्ट्रेंट क्या करती है आपकी, आप सेकंड चॉइस की तरह यूज कर सकते हो। ये भी सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर क्यों बोला गया, क्योंकि ये भी आपकी क्या कर रही है, ब्रेस्ट पे अपना इफेक्ट दिखा रही है, बॉडी के सारे पार्ट्स पे अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगी। ठीक हो गया, इसीलिए इनको सिलेक्टिव बोला गया। तो ये थी सारी ड्रग्स जो एस्ट्रोजन के, अगर कभी भी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है, या आप कोई ऐसी कंडीशन को फेस कर रहे हैं जहां पे एस्ट्रोजन का ज्यादा होना सही नहीं है, लाइक यूट्रस कैंसर, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा या ब्रेस्ट कार्सिनोमा, तो इन दैट केस हम ये ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है पूरा ड्रग्स का। अब बात ये आती है जो आपका इससे रिलेटेड, तो यस हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो बात ये है वो है प्रोजेस्टेरॉन की बात आती है कि भाई प्रोजेस्टेरॉन को हम कहाँ यूज करेंगे और कहाँ यूज नहीं करेंगे। तो चलिए, एस्ट्रोजन हम कवर कर चुके हैं। अच्छा, एक बात मैंने आपसे बोली थी, वो ये बोली थी कि एस्ट्रोजन हो चाहे प्रोजेस्टेरॉन हो, ठीक है, दोनों का मेल बॉडी में भी अपना इफेक्ट है, क्योंकि मैं बोल रही हूं कि भाई जब किसी भी मेल में ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो करेंगे क्या। तो ध्यान रखिएगा कि जो लिबिडो है, जो सेक्स डिजायर है, ठीक है, वो किसकी वजह से है, नो डाउट टेस्टोस्टेरोन का उस पर रोल है, चाहे वो फीमेल बॉडी में हो चाहे मेल बॉडी में हो, टेस्टोस्टेरोन इंपॉर्टेंट है। बट एस्ट्रोजन क्या करता है, उसको मॉड्यूलेट करने का, एस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरॉन उसको मॉड्यूलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन है तो क्या रहेगा, आपका सेक्स डिजायर आपका
मेंटेन रहेगा या जो होना चाहिए जितना वो रहेगा। तो उसके लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का होना भी जरूरी है। अगर मैं मेल की बात करती हूँ तो एस्ट्रोजन उसमें जो इरेक्टाइल आपके फंक्शन है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इरेक्शन के लिए बेसिकली। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें भी आपका एस्ट्रोजन हेल्प करता है, ठीक है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, बॉडी चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, क्या करता है, आपका कामनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको काम रखता है, ठीक है, शांत रखेगा, आपके मूड को ठीक रखता है मेनली। और अब जो लिबिडो है वो तो मैं बता ही चुकी हूँ कि एस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही लिबिडो के लिए इंपॉर्टेंट है, जो सेक्स डिजायर है उसके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मेल और फीमेल बॉडी में क्या क्या इफेक्ट है, दोनों ही बॉडी का इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप प्रोजेस्टेरॉन पे आ जाते हैं फटाफट से। मैकेनिज्म देखो प्रोजेस्टेरॉन का सेम रहेगा जैसा अभी हमने ये एस्ट्रोजन का देखा था, यही सेम इसी तरीके के जो न्यूक्लियर रिसेप्टर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर होते हैं प्रोजेस्टेरॉन के, और जब प्रोजेस्टेरॉन इनसे बाइंड होता है तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, आपके जो मोनोमर्स हैं वो डायमराइज हो जाते हैं, और डायमराइज होने के बाद जो आपके डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस में आके बैठेंगे और स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएंगे जो कि प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन को परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो इतना ये आपको समझ में आना चाहिए, सेम यही है, ठीक। ये मैं बना भी देती हूँ, सेम जैसा एस्ट्रोजन का था सेम वही इसमें भी है आपका, ये डीएनए है, ये न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, प्रोजेस्टेरॉन को आप कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन की कौन कौन सी सिंथेटिक, सेम एस्ट्रोजन की तरह ही है, प्रोजेस्टेरॉन को भी हम ओरली नहीं लेते हैं ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है। आप ओरली लोगे तो लीवर में जाके डिग्रेड हो जाएगा, तो फाइनली जो कॉन्सेंट्रेशन आपको डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन है वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। तो इसके सिंथेटिक हमारी फॉर्म्स होती हैं जो हम यूज करते हैं, ज्यादातर इंजेक्शन के फॉर्म में, इंजेक्टेबल के फॉर्म में प्रोजेस्टेरॉन को दिया जाता है, लेकिन हाँ जो सिंथेटिक फॉर्म है ये नेचुरल के साथ प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाहे मैंने एस्ट्रोजन बोला चाहे प्रोजेस्टेरॉन बोला, जो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है वो नेचुरल के साथ है, यानी कि नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन या नेचुरल एस्ट्रोजन के साथ है। लेकिन अगर आप इनकी सिंथेटिक फॉर्म्स को यूज करते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंथेटिक फॉर्म्स को आप ओरली लेते हैं। आपने देखा होगा जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, वो ओरली ही ली जाती हैं, ठीक है। हालांकि उसके इंजेक्टेबल्स भी हैं हमारे पास, जैसे मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस भी आते हैं, है ना। तो इंजेक्टेबल्स तो है लेकिन साथ में ओरली भी सिंथेटिक फॉर्म ली जा सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रॉब्लम नेचुरल के साथ है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की जो सिंथेटिक फॉर्म है वो कौन कौन सी है। तो कौन कौन सी है, चलिए इसके साथ आपको जो ड्रग हमें है हमारी प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव, वो है लीवोनॉर्गेस्ट्रिल, नॉर्गेस्ट्रीन, मेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन, जो मैंने अभी बोला आपसे, मेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसिडेट के जो है इंजेक्शंस लगते हैं, ठीक है, मेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन। तो ये सारी क्या है आपकी, एक और है यस नॉरएथिंड्रोन, ठीक है, नॉरएथिंड्रोन। तो ये सारी क्या है आपकी प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेटिक फॉर्म्स हैं जो यूज करते हैं हम जैसे रिक्वायर्ड है। जैसे आप देखोगे जनरली जो हम ओरल पिल्स में यूज करते हैं वो लीवोनॉर्गेस्ट्रल है, जो कि कॉम्बिनेशन में दिया जाता है विद एथाइल एस्ट्राडायोल। बताया था जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो एचआरटी होती है उसमें हम एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन में देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है आपका एस्ट्रोजन के जो इफेक्ट को क्या करता है, रेगुलेटेड वे में रखता है। और एक और बात जो मैं यहाँ पे बताना आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं ना एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं। देखो एस्ट्रोजन तो प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को बढ़ाता है, हमेशा ध्यान रखना, एस्ट्रोजन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को बढ़ाता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एस्ट्रोजन के इफेक्ट को कम करता है। समझ रहे? तो दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, एक तो दूसरे की हेल्प कर रहा है, ठीक है। एस्ट्रोजन तो क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन की हेल्प कर रहा है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है आपका, एस्ट्रोजन को क्या कर रहा है,
एस्ट्रोजन के लेवल को कम, एस्ट्रोजन के इफेक्ट को कम करने का काम कर रहा है। बेसिकली ये रिसेप्टर्स पे वर्क करते हैं। एस्ट्रोजन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स को क्या करता है, अप रेगुलेट करता है। ठीक है, तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर ज्यादा होंगे तो इफेक्ट प्रोजेस्टेरॉन का ज्यादा आएगा। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट कर रहा है, तो एस्ट्रोजन होते हुए भी अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि रिसेप्टर्स कम हो चुके हैं। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों चीज भी आपको दिमाग में रखनी है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, ये सारी सिंथेटिक फॉर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये यूज कहाँ होगा। अभी प्रोजेस्टेरॉन का यूज पहले हम देखते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन आप कब यूज करोगे? प्रोजेस्टेरॉन के जब मैंने आपको इफेक्ट बताए थे तो मैंने क्या बोला था, ये प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन है। ठीक है, ये वो सारी कंडीशंस आप बॉडी को रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, उसे प्रोवाइड करता है सो दैट प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। ठीक है, अगर किसी फीमेल ने कंसीव किया है, अगर इम्प्लांटेशन हो चुका है, तो उसके बाद उसे मेंटेन करने का काम किसका है, प्रोजेस्टेरॉन का है। क्या क्या इफेक्ट थे, ये क्या करता है, सर्वाइकल और विजाइनल जो आपका म्यूकस है उसको थिकनिंग कर देता है सो दैट स्पर्म अंदर अब एंट्री न ले पाए। सेकेंड क्या था, ये जो आपका वेजाइनल और जो पीएच है उसे क्या करता है, थोड़ा सा एसिडिक बना देता है। और आप जानते हो स्पर्म जो है एसिडिक पीएच को रजिस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सीमेन का जो पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है। ठीक है, तो ये भी वो कर रहा है। यानी कि और क्या क्या चीजें हो रही थी, और क्या हो रहा था, ये जो था एंडोमेट्रियल पॉलिफरेशन को इनहिबिट कर रहा था। ये हमने देखा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो यहाँ पे हमारे काम आएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन क्यों पॉलिफरेट कर रहा था, एस्ट्रोजन का रोल स्टार्टिंग में था बिफोर इम्प्लांटेशन, जब यूट्रस तैयार हो रहा था इम्प्लांटेशन के लिए। अब क्योंकि आपका इम्प्लांटेशन हो चुका है तो अब पॉलिफरेशन नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर एंडोमेट्रियल पॉलिफरेशन होता रहा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो एंडोमेट्रियल जितना पॉलिफरेट होगा तो क्या होगा, वो सेल्स शेड भी होती रहती हैं, जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का एक और काम क्या था कि ये जो एंडोमेट्रियल जो सेल्स हैं उनके पॉलिफरेशन को इनहिबिट करता था। लेकिन ब्रेस्ट में जो आपकी एल्वियुलर सेल हैं जिनके अंदर मिल्क स्टोर रहता है उसे प्रोलिफरेट करता है। यही तो पढ़ा था। ये दो इफेक्ट दिमाग में रखिए। ठीक है, बाकी इफेक्ट हम सारे डिस्कस किए हैं, ये भी हमने किया हुआ है, बट अभी के लिए जो दो इफेक्ट आपने दिमाग में रखने हैं वो क्या है कि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो एंडोमेट्रियल जो सेल पॉलिफरेशन है उसे तो इनहिबिट करता है, लेकिन ब्रेस्ट सेल पॉलिफरेशन को बढ़ाता है। जबकि एस्ट्रोजन देखा था आपने, एंडोमेट्रियल सेल को भी पॉलिफरेट करता था, ब्रेस्ट सेल को भी पॉलिफरेट करता था। इसीलिए एस्ट्रोजन के ज्यादा होने की वजह से आपका एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी हो सकता था और ब्रेस्ट कार्सिनोमा भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे देखो, इसमें क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, देखो यूज देख लेते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के डेरिवेटिव आप कब यूज करोगे, आप इन्हें यूज कर सकते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, क्योंकि आपको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है आपका ये क्या करता है, आपका एंडोमेट्रियम के पॉलिफरेशन को इनहिबिट करता है। तो अगर किसी को एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है तो आप प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हो, क्योंकि क्या होगा, आपका एंडोमेट्रियम पॉलिफरेशन इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, और कहां पे आप प्रोजेस्टेरॉन को दे सकते हो, अगर मान लीजिए किसी भी फीमेल में आपकी डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, यूट्रस के थ्रू आपका क्या हो रहा है, यूट्रस में बेसिकली ब्लीडिंग हो रही है जो कि डिसफंक्शनल है। देखो, नॉर्मल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होना वो नॉर्मल है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है। लेकिन अगर डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग है, लगातार होते जा रही है, ठीक है, तो वो उसके लिए भी क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन को यूज करते हैं। क्यों, सेम, क्योंकि एंडोमेट्रियल पॉलिफरेशन नहीं होने देगा तो उसकी वजह से आपका जो, क्योंकि वही पॉलिफरेशन की वजह से ही तो वो ब्लीडिंग हो रही है। जब एंडोमेट्रियम पॉलिफरेट होता है तभी वहां पे नई ब्लड वेसल्स बनती हैं, और वही ब्लड वेसल्स टूट के आपकी क्या होती है, वो ब्लीडिंग जो हो रही है, जो आपका ब्लड फ्लो हो रहा है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, वो उसी की वजह से हो रहा है। तो यूटेराइन ब्लीडिंग अगर किसी को है, वो भी डिसफंक्शनल, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज थ्रेटेंड अबॉर्शन। ठीक है, थ्रेटेंड अबॉर्शन, अगर किसी फीमेल में आपका क्या हो रहा है, आपका ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रही है कि बार बार बेबी अबॉर्ट हो जा रहा है। ठीक है, कंसीव कर ले रही है, इम्प्लांटेशन भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद अबॉर्शन हो जा रहा है, तो उस केस में भी आप प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, एंडोमेट्रियल पॉलिफरेशन होने से रोकता है, जो मेन रीजन है आपका अबॉर्शन का। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका क्या है,
यूजेस हैं कि प्रोजेस्टेरॉन को आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, एंटी प्रोजेस्टीन की, यानी कि वो ड्रग जो कि प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को रोकेगी। हालांकि आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसाइज कैसे होता है। देखो, प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमारे पास सिंथेसिस को रोकने का तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं अभी जो यूज होता हो क्लिनिकल, बट हाँ, एक बार प्रोजेस्टेरॉन बन गया तो उसके रिसेप्टर को ब्लॉक करने का तरीका जरूर हमारे पास है। इसके रिसेप्टर एंटागनिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो एंटी प्रोजेस्टीन जिसे बोलेंगे हम, ठीक है। जैसे एस्ट्रोजन के, हमें एस्ट्रोजन बनाने से हम रोक भी सकते थे ना, एरोमेटेज इनहिबिटर, एनेस्ट्राजोल, लेट्रोजोल देके। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है कि चलो प्रोजेस्टेरॉन बन गया है, जाएगा अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा तभी तो प्रोटीन बनेगी और इफेक्ट आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करा सकते हैं एंटी प्रोजेस्टीन देके। ये आपका प्रोजेस्टेरॉन एंटागनिस्ट है। और इस कैटेगरी में जो ड्रग हमारे पास है अवेलेबल वो है मीफेप्रिस्टोन। ध्यान रखिएगा, मीफेप्रिस्टोन प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। तो ये क्या करेगी, रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगी और प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को प्रोड्यूस होने ही नहीं देगी। तो अब बात आती है कि एंटी प्रोजेस्टेरॉन आप कब यूज करोगे। एंटी प्रोजेस्टेरॉन यानी कि मीफेप्रिस्टोन को आप कब यूज करोगे, जब आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम किसका है, प्रोजेस्टेरॉन का है। तो अगर किसी भी फीमेल को किसी भी वजह से, ठीक है, बेबी को अबॉर्ट करना पड़ रहा है, वो कोई भी रीजन हो सकता है, जो हमने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में आपने डिफरेंट सिचुएशंस देखी होंगी, कहाँ कहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं। तो अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो इन दैट केस मीफेप्रिस्टोन को यूज किया जाता है। और इसके साथ ज्यादातर हम कॉम्बिनेशन में हम मीजोप्रोस्टोल को देते हैं, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी अल्टीमेटली यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जो अगर इम्प्लांटेशन हुआ भी है वो क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा वहां से, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मीफेप्रिस्टोन है। तो मीफेप्रिस्टोन को हम जनरली कब यूज करते हैं, अगर आपका क्या करना है, अबॉर्शन के केस में हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक। और ध्यान में एक और बात याद रखनी है कि मीजोप्रिस्टोन, ये जो आपके मीफेप्रिस्टोन है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, ये आपकी हार्मोनल जो आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं उसमें भी यूज होती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये तो तब की बात है कि एक बार आप कंसीव कर लिया उसके बाद अबॉर्ट करने की बात है। तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी ये मेडिसिन यूज हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान में ये रखेंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट, इससे रिलेटेड देख लेते हैं, कुछ ऐसा ना हो जो, हाँ, एक और बात ये भी आपको पता होगा कि जो ये मीफेप्रिस्टोन ड्रग है ये एंटी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है। पढ़ाया है ना मैंने, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जब पढ़ाया था आपको, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये क्या करती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के इफेक्ट को भी क्या करती है, ब्लॉक करती है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इफेक्ट को, जो भी इफेक्ट थे वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। तो यहाँ पे यस, अच्छा हाँ, इसमें एक और ड्रग है जो मैं बताना चाहूंगी आपको। प्रोजेस्टेरॉन की एक और खासियत है, मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, एस्ट्रोजन तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, आपका एस्ट्रोजन के लेवल को कम करता है, मतलब एस्ट्रोजन के इफेक्ट को कम करता है मैं बोलूंगी, क्योंकि एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट बेसिकली करता है। और साथ ही साथ एक और इसमें इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि ये टेस्टोस्टेरोन जो है ना, उसके इफेक्ट को भी ब्लॉक करता है। मैंने बताया था जब टेस्टोस्टेरोन मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने क्या बोला था कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो टेस्टोस्टेरोन के साथ कंपीट करता है फॉर इट्स बाइंडिंग साइट। जहां पे टेस्टोस्टेरोन बाइंड होता है वहां पे प्रोजेस्टेरॉन खुद जाके बाइंड हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन को अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करने देता है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन की देखो कितनी बड़ी वो है खासियत कि ये क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन के लेवल को भी कम कर रहा है, साथ के साथ प्रोजेस्टेरॉन के टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट को भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो दिमाग में रखिएगा, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप रिजल्टेंट इफेक्ट देखेंगे कि जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो क्या हो जाता है, आपका बॉडी में बढ़ जाता है। तो ये एक एजिंग फिनोमिना है जो हमें दिमाग में रखना है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये बात हमें दिमाग में रखनी है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके अलावा हाँ,
जो प्रोजेस्टेरॉन है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल गया कि प्रोजेस्टेरॉन क्या है, टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट को ब्लॉक करता है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो एंटी एंड्रोजन भी होता है, ठीक है, एंटी एंड्रोजन भी होता है। मैंने जब आपको एंड्रोजन पढ़ाया था, एंटी एंड्रोजन ड्रग पढ़ाई थी इससे प्रीवियस लेक्चर में, वहां पे हमने सारा डिटेल में देखा हुआ है, तो ध्यान में रखेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है आपका एंटी एंड्रोजन भी होता है। और इसमें जो एक प्रोजेस्टेरॉन का डेरिवेटिव जो यहाँ मिसिंग है वो है आपका सेप्रोटेरॉन, सेप्रोटेरॉन एसिडेट। ये हमारा क्या है, एक प्रोजेस्टेशनल डेरिवेटिव है, प्रोजेस्टेरॉन का ही डेरिवेटिव है, जैसे ये है वैसे ही ये सिंथेटिक एक फॉर्म है हमारी सेप्रोटेरॉन। क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव है तो साथ में इसका एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट को ब्लॉक करता है, टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर से जाके खुद बाइंड हो जाता है ताकि टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट ना दिखा पाए। इसीलिए इसका एक और यूज यहाँ पे बन जाता है ये प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव में, स्पेसिफिकली सेप्रोटेरॉन का, क्योंकि इसकी एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी है बहुत अच्छी, तो इसे प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। बताया था मैंने प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में एंटी एंड्रोजन यूज होते हैं ना, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। है तो ये प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव, प्रोजेस्टेशनल डेरिवेटिव है, लेकिन क्योंकि प्रोजेस्टेशनल डेरिवेटिव होने के साथ साथ इसकी एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी भी है, इसीलिए इसे हम प्रोस्टेट कैंसर में यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रोस्टेट कार्सिनोमा एक्सेस टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो ये कार्सिनोमा और भी ज्यादा आपका क्या होता है, स्टेजेस में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो वहां पे हम एंटी एंड्रोजन को यूज करते हैं। तो वहां पे एंटी एंड्रोजन हमने सारी पढ़ी है, फ्लूटामाइड, ब्लाइकेलुटामाइड, ठीक है, GnRH एगोनिस्ट के साथ कॉम्बिनेशन में क्यों देते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे जो सेप्रोटेरॉन एसिडेट है जो कि प्रोजेस्टेशनल डेरिवेटिव है, प्रोजेस्टेरॉन का डेरिवेटिव है, इसे भी हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। हालांकि इसका यूज अब इतना नहीं होता क्योंकि इससे बेहतर हमारे पास कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि क्यों इसे प्रोस्टेट कैंसर में यूज कर रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव है लेकिन यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ड्रग्स, यानी कि वो ड्रग्स जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को या तो मिमिक करती है या फिर उसे ब्लॉक करती है। दोनों के यूजेस हमने देखे कि कहाँ कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम इन्हें यूज कर सकते हैं। मेन आप देखोगे कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आपकी क्या होती है, HRT में यूज होती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में, ठीक है। पोस्ट मीनोपॉजल, अगर किसी को मीनोपॉज हो गए हैं उसके बाद आप उसे दे सकते हो ताकि बॉडी में एडवर्स रिएक्शन ना हो, ठीक है। बॉडी को जिन हार्मोन्स की इतने लंबे टाइम से आदत थी, एकदम से अगर उनका लेवल ड्रॉप करेगा तो बॉडी में दिक्कत आएगी, तो उसे मेंटेन करने के लिए HRT के फॉर्म में हम यूज करते हैं। साथ ही साथ हम इसे क्या करते हैं, आपका कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के फॉर्म में भी यूज करते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर किसी का भी एस्ट्रोजन हाँ पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन भी पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इन दोनों का लेवल अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है ना, अगर आपका इसके लेवल को आप बढ़ा दें तो ये क्या करेगा, इसकी फंक्शनिंग आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है। वो मैं जब आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ाऊंगी वहां पे मैं डिटेल में बताऊंगी कि मैकेनिज्म क्या है, किस वजह से एस्ट्रोजन की वजह से या प्रोजेस्टेरॉन देने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।